हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज से हम नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। तो जितना फास्ट पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी जल्दी हम सेशन जो है वो लेना शुरू करेंगे और उस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में हमारा जो लेसन है ये फर्स्ट लेसन है, प्लांट फिजियोलॉजी का पहला लेसन होगा। तो कुछ बेसिक से कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी है, कुछ बेसिक से कंसेप्ट देखेंगे और फिर उसके बाद हम जो है कॉम्प्लेक्स जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर मूव करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ऑटोट्रॉप्स की। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि किसी ऑर्गेनिज्म से हमें डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। तो कैसे सब्सटेंस हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वाटर हो सकता है, लाइट हो सकती है। ठीक है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म इन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, अपना खाना बना रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। और इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सिंपल आपको याद रखना है यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो है यहाँ पे यूज हो रहा है। सेकेंड जो है हमारा दैट इज हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे ऑर्गेनिज्म टोटली ऑटोट्रॉप्स के अपोजिट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। या फिर इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम कह सकते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अभी ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना तो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन किसकी मदद से कर रहे हैं? लाइट की मदद से कर रहे हैं, यानी कि सनलाइट की मदद से कर रहे हैं, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से अगर कोई एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। ध्यान में रखो बच्चों, ऑर्गेनिज्म जो है सनलाइट को यूज करके भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर केमिकल रिएक्शन में अगर कोई एनर्जी रिलीज हो रही है तो उस एनर्जी को यूज करके भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे सिंथेसिस कैसी हो रही है, इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, दो टाइप के प्रिपरेशन बता सकते हैं। सो दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटो स्टैंड फॉर लाइट, इसको अलग कलर से दिखाएंगे। फोटो स्टैंड फॉर दैट इज लाइट, एंड सिंथेसिस स्टैंड फॉर टू प्रिपेयर यानी कि बनाना। तो लाइट को प्रिपेयर करके खाना बन रहा है, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी आई है उसको यूटिलाइज करके खाना बन रहा है। सो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इन ऑटोट्रॉप्स को कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म या फिर कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा बात करें तो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में या फिर जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सब्सटेंस क्या होंगे, सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होता रहता है, ब्रेकडाउन भी होता है और बनना भी होता है। यानी कि सिंपल से क्या होगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन भी होगी, और कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस की फॉर्मेशन भी होगी। जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड क्या कर रहे हैं, अमाइनो एसिड मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं। अमाइनो एसिड क्या बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं। तो अमाइनो एसिड कैसा है, सिंपल सब्सटेंस है। प्रोटीन्स कैसी है, हमारी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, ऐसी रिएक्शन होती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन या फिर एनाबॉलिज्म, इसको हम कह सकते हैं। वहीं अगर स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है। प्लांट में स्टोर्ड एनर्जी जो है वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो स्टार्च को जब ब्रेक डाउन किया जाएगा तो बहुत सारे ग्लूकोज हमें मिलेंगे। तो स्टार्च कैसा है, स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, वहीं पे ग्लूकोज क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जहाँ पे न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म होते हैं, न्यू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस से फॉर्म होते हैं, और ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो ऐसी दो टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन या फिर एनाबॉलिक रिएक्शन। इस प्रोसेस को बोलेंगे एनाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिज्म। और इन दोनों को यानी कि एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है बच्चों मेटाबॉलिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो मेटाबॉलिज्म क्या है, जब एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म को कलेक्टिवली कंसिडर किया जाता है, सो दैट टाइम इट इज नोन एज, उस टाइम पे हम इसे क्या कहते हैं, दैट टाइम इट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। वहीं ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। ऑक्सीडेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ
यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल टर्म में। वहीं अगर हाइड्रोजन के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या है, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जब हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको काम में आने वाली है। तो ये बेसिक से कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए मेन टॉपिक पे मूव ऑन करने से पहले। तो अभी हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस अभी ऐसा तो नहीं है कि भाई अपने आप आया होगा, किसी साइंटिस्ट के कुछ एफर्ट्स लगे होंगे, उन्होंने कुछ काम किया होगा और तब फोटोसिंथेसिस का ये टर्म आया। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, सिंपली लाइट की प्रेजेंस में फूड को सिंथेसिस करना या फिर फूड को प्रिपेयर करना। लिटरल मीनिंग समझना जरूरी है बच्चों, कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, सिंपली एक प्रोसेस है जिसमें हम सनलाइट को एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं हमारे जिनका नाम है स्टेफन हेल्स। स्टेफन हेल्स जो है, ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि स्टेफन हेल्स जो है हमारे साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया, फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कवरी की। और ये डिस्कवरी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसी डिस्कवरी की वजह से या फिर इनके बहुत ज्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन की वजह से बच्चों, स्टेफन हेल्स को कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, फिजियोलॉजी ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो ऐसा होता है कि बच्चों जो भी प्लांट है उसके बॉडी में या फिर उसके प्लांट बॉडी में जो है कंटिन्यूसली बहुत सारे रिएक्शन चल रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शन कह सकते हो, फिजिकल प्रोसेस कह सकते हो, या फिर सेलुलर लेवल पे बहुत सारे जो है, बहुत सारे फंक्शनल बायोलॉजिकल ऐसे बहुत सारे रिएक्शन जो है वहां पे प्लांट की बॉडी में चल रहे होते हैं। प्लांट के इंटरनली जो भी प्रोसेस हो रही है, चाहे वो केमिकल हो, फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, जो भी प्रोसेस इंटरनली प्लांट में हो रही है उसके बारे में जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। तो फादर कौन है हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के, सो दैट इज स्टेफन हेल्स, ठीक है। लेकिन इंडियन फादर भी तो होने चाहिए भाई। तो इंडियन फादर भी है यहाँ पे हमारे, जिनका नाम है, इंडियन फादर जो है हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के, उनका नाम है जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट है जो याद होने चाहिए आपको। साइंटिस्ट के नाम तो इंपॉर्टेंट है ही बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही फोटोसिंथेसिस जो है ऐसी प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में प्रेजेंट है बच्चों, किस फॉर्म में मिलेगी हमें, तो ग्लूकोज की फॉर्म में मिलेगी। ये चीजें याद रखनी है, बेसिक से कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतने ही है, ठीक है। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस को फिजिको केमिकल प्रोसेस कहा जाता है। फिजिको केमिकल प्रोसेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल प्लस केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्लस केमिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस क्या है यहाँ पे, फिजिकल प्रोसेस जो है हमारी, दैट इज फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है हमारी यहाँ पे क्या है, दैट इज लाइट, दैट इज लाइट। और वहीं पे केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है हमारी, दैट इज ग्लूकोज, या फिर यू कैन कॉल इट एज स्टार्च, क्योंकि स्टोर्ड फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है प्लांट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में जो है लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है फिजिको केमिकल प्रोसेस। इस केस में बच्चों जो इनऑर्गेनिक कार्बन है, तो सिंपल अगर आपको इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कार्बन में डिफरेंस समझना है, तो इनऑर्गेनिक कार्बन ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली किसी ऑर्गेनिज्म से नहीं मिल रहा है, वही ऑर्गेनिक कार्बन ऐसा कार्बन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहा है या फिर मिल रहा है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कार्बन जो है, इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनऑर्गेनिक कार्बन को कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक कार्बन में। तो इनऑर्गेनिक कार्बन क्या होगा यहाँ पे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अभी हम रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इनऑर्गेनिक कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट होगा, दैट इज C6H12O6। ये ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, तो दैट इज हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन प्रिपेयर करता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इसमें इनऑर्गेनिक कार्बन
ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट होता है। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें। पहला है लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। प्रोसेस सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं, बस मैं अभी आपको ओवरव्यू बता रही हूँ, जो मेन मेन टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फिजिको केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि लाइट जो है वो फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वहीं पे ग्लूकोज जो है दैट इज केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इनऑर्गेनिक कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट होता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इसी फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सो सबसे पहले थे हमारे सी स्किल। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे हमारे दैट इज सी स्किल। इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को 1772 में। इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था 1772 में। वहीं एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्रेस्ली। जोसेफ प्रेस्ली ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था 1774 में। हालांकि इनसे 2 साल बाद उन्होंने डिस्कवर किया था, लेकिन ऑक्सीजन की डिस्कवरी की जो क्रेडिट है, डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है जोसेफ प्रेस्ली को, क्योंकि इन्होंने अपना काम पहले ही पब्लिश कर दिया था, जबकि जो हमारे सी स्किल थे ये अपने काम को पब्लिश नहीं कर पाए थे। तो जोसेफ प्रेस्ली का एक बहुत ही नोन एग्जाम्पल जो है हम अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक जार लिया था। ये एक जार था, ठीक है, ये कंडीशन 1 है, जिसमें उन्होंने एक जार लिया, एक कैंडल, बर्निंग कैंडल रखी और उसी में उन्होंने क्या रखा, माइस को रखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि ये जो कैंडल जल रही थी वो बुझ जाती है और जो माइस होता है वो सफोकेट होके मर जाता है। सेकेंड सेटअप में उन्होंने क्या किया, सेकेंड सेटअप में उन्होंने बर्निंग जार को भी रखा और माउस को भी रखा, और उनके साथ इसके अलावा उन्होंने क्या किया, वहां पे एक मिंट प्लांट भी रख दिया, ठीक है। और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उस चीज को, तो वहां पे उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे अभी कैंडल जो है वो बुझी नहीं, ना ही ये माउस सफोकेट होके मरा। मतलब यहाँ पे दोनों ही चीज जो जहाँ पे पहले माउस मर रहा था, कैंडल बुझ रही थी, अभी वो कंडीशन यहाँ पे रिपीट नहीं हुई है। तो उन्होंने यहाँ पे पाया कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की है, तो हमारे जोसेफ प्रेस्ली ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की है। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है बच्चों कि हमने रिएक्शन पढ़ी है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी है हमने। तो अभी क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये ऑक्सीजन एक्चुअल में आया कहाँ से, ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिला है या फिर वाटर से मिला है। तो ये क्वेश्चन अराइज हो गया। अभी इतना तो समझ में आ गया कि भाई ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है बाय प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो आया कहाँ से है, कार्बन डाइऑक्साइड से आया है या फिर वाटर से आया है। तो ये क्वेश्चन अभी साइंटिस्ट को सताने लगा। तो अभी इसके ऊपर भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च की, और फिर आए हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था डी सॉसर। डी सॉसर ने कहा, डी सॉसर का कहना था कि जो ऑक्सीजन आ रहा है, जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है हमें फोटोसिंथेसिस में, वो ऑक्सीजन आता है कार्बन डाइऑक्साइड से। वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। वहीं एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सीवी नेल। सीवी नेल का कहना था कि नहीं भाई, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन हमें मिल रहा है वाटर मॉलिक्यूल से। जो ऑक्सीजन यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम वाटर। तो अभी ये उलझन को सुलझाने के लिए 3 साइंटिस्ट और आते हैं हमारे। 3 साइंटिस्ट ने अपना और काम बढ़ाया आगे, और उन्होंने क्या किया, सिंपल इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन था उसको लेबल किया और वाटर का जो ऑक्सीजन था उसको भी लेबल कर दिया। तो जैसे उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन था उसको उन्होंने लेबल किया 16, आइसोटोप्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसको उन्होंने क्या किया, लेबल किया 16। तो यहाँ पे कौन से साइंटिस्ट थे हमारे, दैट इज ड्यूबन, हाशिद एंड कामेन। इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड के जो ऑक्सीजन था उसको लेबल किया 16, और वहीं पे वाटर के ऑक्सीजन को उन्होंने लेबल किया, वाटर के ऑक्सीजन को उन्होंने लेबल किया 18। तो जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हुई तब ये पाया गया कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो कंटेन करता है 16 लेबल, और वहीं पे वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें जो ऑक्सीजन है वो कंटेन करता है 16 लेबल। और दूसरी तरफ ये पाया गया कि जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा था वो कंटेन करता है लेबल 18। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो ऑक्सीजन हमें मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस वो कहाँ से मिल रहा है, वो वाटर से मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट मिल रहा है हमें फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से आता है, सो इट कम्स फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, ये याद रखना है आपको। और साइंटिस्ट के नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो इसके अलावा जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं, एक और साइंटिस्ट आते हैं, इनका कहना था कि भाई
जो हमारी फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है, एक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो है हमारी सनलाइट। यानी कि अगर वहां पे सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ही नहीं होगा, ये प्रोसेस ही नहीं होगी। सनलाइट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, जैन इंगन हाउस ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने लैंड प्लांट एंड एक्वेटिक प्लांट इसको यूज किया, लैंड प्लांट एंड एक्वेटिक प्लांट को यूज किया। और ये पाया कि जब एक्वेटिक प्लांट को हमने क्या किया, एक्वेटिक प्लांट को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रखा। दो कंडीशंस की उन्होंने। एक्वेटिक प्लांट को क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक्वेटिक प्लांट सो एक्वेटिक प्लांट को एक्वेटिक प्लांट को जब डार्क में रखा, कहाँ पे रखा, अंधेरे में रखा, जब डार्क में रखा तो ये पाया कि वहां पे कोई भी बबल्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही, वहां पे किसी भी बबल की फॉर्मेशन नहीं हुई। वहीं जब उन्होंने एक्वेटिक प्लांट को जब उन्होंने लाइट में रखा तो वहां पे पाया कि बबल की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये बबल्स इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वहां पे हो रही है। बबल्स नहीं है मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, बबल्स है मतलब फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन था, कहीं ना कहीं हर साइंटिस्ट का थोड़ा थोड़ा काम मिलके ही हमें आज फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो बहुत ही क्लियरली समझ में आई है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आज का सेशन हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।